देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। मार्च 2025 को नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की। इस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। खासकर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राज्य के सीएम होने के साथ साथ वो नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक भी हैं। यही नहीं, राज्य में बीजेपी का सीएम बनते ही नागपुर में हुई इस घटना के बाद से विपक्ष के उन सभी आरोपों को बल मिल गया है जिसमें वो कहता है कि बीजेपी बांटने और नफरत की राजनीति करती है। और अब जब बीजेपी का सीएम बनते ही नागपुर में 1927 के बाद पहली बार सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई, जिससे बीजेपी घिर गई है। वहीं अब माहौल बिगड़ता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये हिंसा सुनियोजित थी। विधानसभा में नागपुर मुद्दे पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्री को जलाया गया। ऐसा लगता है कि यह सुनिश्चित हिंसा थी, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया है, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी है। फडणवीस के अलावा केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील की। वहीं मामले को लेकर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने बताया कि नागपुर शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 5 एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा कि ये टकराव यही थम जाएगा या फिर इसका असर दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी देखने को। सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार महाकुंभ पर बयान दिया। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के आयोजन को मील का पत्थर बताया। कहा कि ये एक जागृत राष्ट्र की भावना को दर्शाता है। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता में योगदान देने वाले लोगों की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने देशवासियों को बहुत प्रेरणा दी है। पीएम ने महाकुंभ की सफलताएं गिनाई, लेकिन इसमें लगातार हुए हादसे पर कुछ नहीं बोले। संसद में जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि आखिर पीएम मोदी को किस नियम के तहत बोलने की अनुमति दी गई है, और दूसरा, महाकुंभ को लेकर विपक्ष को सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसे लेकर नियम 372 का हवाला दिया और कहा कि इस नियम में सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री को बयान देने की अनुमति देता है, लेकिन सदन में उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। लेकिन सदन के बाहर जरूर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठे। राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा, एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। राहुल के तेवरों से साफ है कि महाकुंभ हो या फिर दूसरे मुद्दे, वो मोदी सरकार को किसी तरह की राहत। विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद मतदान के आंकड़ों को लेकर विपक्ष लगातार शिकायत करता आ रहा है, क्योंकि वोटिंग के आंकड़े 48 घंटे बाद भी चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा था। विपक्ष ने जब फॉर्म 17C, जिस पर पोलिंग बूथ के आंकड़े होते हैं, उसे वेबसाइट पर डालने की मांग की थी, लेकिन पहले चुनाव आयोग इससे इनकार करता रहा। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद अब चुनाव आयोग के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कोमन काज की तरफ से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रवार मतदाता मतदान डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर सभी दलों के सदस्यों से बातचीत करने को तैयार हैं। इसके बाद सीजेआई की पीठ ने कहा कि वो 10 दिन में लिखित में अपनी बातें आयोग के सामने रखें। उसके बाद जब आयोग उन्हें बुलाए तब वहां जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा कि वो इन बैठकों के फैसलों के बारे में उसे जानकारी दे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, जिसके बाद उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से एनजीओ की मांग का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि इससे चुनावी माहौल खराब होगा और आम चुनावों के बीच चुनाव मशीनरी में अराजकता पैदा होगी। लेकिन अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तेवरों से साफ है कि वो विपक्ष की मांग पर विचार करने। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। इस दौरान राज्यसभा में सीपीसी चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी और वर्किंग डेज की संख्या भी बढ़ाने की मांग की। सोनिया ने कहा कि मनरेगा लाखों ग्रामीणों और गरीबों के लिए एक अहम सुरक्षा कवच रहा है। हालांकि ये गहरी चिंता का विषय है कि वर्तमान सरकार ने इसे कमजोर कर दिया। इसके लिए बजट में केवल 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले 10 सालों में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर सरकार से मांग करते हुए कहा कि मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी में न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की जाए, मजदूरी की राशि समय पर जारी की जाए और गारंटीड वर्किंग डेज की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन सालाना की जाए। बता दें कि सोनिया गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि वेतन भुगतान और वेतन दरों में लगातार देरी होना इन्फ्लेशन को संतुलित करने के लिए काफी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन चिंताओं के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस योजना को जारी रखने और इसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान लागू किए जाएं। अब सोनिया गांधी की इस मांग और उनके आरोपों पर मोदी सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से बार बार आरोपियों को बेवजह पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसे लेकर जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसे पुलिस स्टेट की तरह काम नहीं करना चाहिए, जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियां हकीकत में बिना किसी जरूरत के आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए मनमाने अधिकारों का प्रयोग करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि 2 दशक पहले एक छोटे मामलों में जमानत याचिकाएं शायद ही कभी हाईकोर्ट तक पहुंची थी। शीर्ष अदालत की तो बात ही छोड़िए, लेकिन आज ये चौंकाने वाला तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में भी जमानत याचिकाओं पर फैसला कर रहा है जिनका निपटारा ट्रायल कोर्ट स्तर पर कर दिया जाना चाहिए था। इस तरह सिस्टम पर अनावश्यक रूप से बोझ डाला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2022 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों पर हिरासत की आवश्यकता नहीं होने पर अधिकतम 7 साल तक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीठ ने कहा कि जिस आरोपी ने जांच में सहयोग किया हो और जिसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया हो, उसे सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद हिरासत में नहीं लिया जाना। मुंबई में सैकड़ों सालों से होली के बाद सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर नेजा मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस बार भी होली के बाद मेला कमेटी ने 25 से 27 मार्च को मेला लगाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। मेला से सप्ताह पहले जिस स्थान पर ढाल गाड़ी जाती थी, उस गड्ढे को पुलिस और प्रशासन ने बंद करा दिया है। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि यहाँ पर ढाल गाड़ने की कोशिश भी नहीं की जाए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दूसरी तरफ नगर नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूरी ने कहा कि संभल में सैकड़ों सालों से मेले का आयोजन किया जा रहा है, कभी भी इसे लेकर आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन इस साल पुलिस अधिकारियों ने ये कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि सालार मसूद गाजी आक्रांता थे और उनकी याद में मेले का आयोजन नहीं होगा। हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। नेजा कमेटी के पदाधिकारियों ने एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा से भी मुलाकात की थी। पदाधिकारियों ने उनसे मेले के आयोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन तब भी एसडीएम ने साफ कर दिया था कि नेजा मेले के नाम पर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि मेले के कमेटी से जुड़े लोगों ने कहा था कि नेजा मेला सदियों पुरानी परंपरा है और इसे उसी स्वरूप में आयोजित किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं देगा। नेजा मेला कमेटी के लोग अनुमति मांगने संभल के एसएसपी शीश चंद्र के पास भी पहुंचे थे, लेकिन एसएसपी ने कमेटी के सदस्यों से कहा, आप लोग लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन करके अपराध करते रहे हैं। जिसने इस लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन किया वो व्यक्ति देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। अब तक भले ही नेजा मेले का आयोजन होता रहा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नेजा मेला एक बुरी कुरीति थी। किसी भी लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन किया जाना पूरी तरह से गलत है। कानून व्यवस्था के चलते इजाजत नहीं दी जा रही है। मेला लगाने की किसी को कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो विलियम्स 9 महीने 13 दिनों बाद धरती पर लौट रही हैं। उनके साथ स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट्स निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी वापस आ रहे हैं। नासा ने बताया कि स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक अनडॉक हो गया है। यह स्पेसक्राफ्ट 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा और इसका दुनिया भर में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी और 8 दिन बाद उनकी वापसी तय थी, लेकिन इस बीच यान में खराबी के कारण ये वापसी अटक गई। 9 महीने तक लगातार ये सवाल उठते रहे कि आखिरकार इनकी वापसी कब होगी।
ज्यादा दिनों तक स्पेस में रहने से क्या उनके स्वास्थ्य पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा? कई बार उनकी वापसी की योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन हर बार यह योजना टाल दी गई और अब क्रू 10 मिशन के तहत उनकी वापसी हो रही है। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने का उनका ये सफर करीब 17 घंटों का है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल धरती के वायुमंडल में फिर से एंट्री करेगा तो उसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि धरती पर लौटने के बाद उन्हें शारीरिक रूप से कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उनकी सुरक्षित वापसी पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन भारत में इसका उत्साह अलग ही है। दरअसल सुनीता विलियम्स भले ही नासा की एस्ट्रोनॉट हैं, लेकिन हकीकत में वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षित वापसी की कामना करते हुए गुजरात स्थित उनके पैतृक गांव में हवन पूजन भी किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी सुनीता विलियम्स के नाम चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत की बेटी बताते हुए इस चिट्ठी में लिखा है कि वो भले ही हजारों मील दूर हैं, फिर भी दिलों के करीब हैं, जिस पर सुनीता विलियम्स ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस बार अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता विलियम्स एक यात्रा में आईएसएस पर सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली तीसरी महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। इस दौरान 9 बार में 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक कर सुनीता विलियम्स ने नया रिकॉर्ड